दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार द्रोड़ा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने SSC, ओ लेवल और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न को आधार बनाते हुए एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें आपको कई सीरीज आगे देखने को मिलेंगी, जिसके क्रम में हमारी आज की अगली सीरीज है तथा यदि आप पिछली सीरीज के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर सीरीज का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करते ही आप उस वीडियो पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तथा यदि किसी प्रश्न के उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो संबंधित वीडियो के कमेंट बॉक्स पर या हमारी ईमेल आईडी उस पर अपनी समस्या लिख सकते हैं और अगली वीडियो में उसका समाधान करने की कोशिश हम अवश्य करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन आपके इस क्लास में होंगे। तो दोस्तों ये हमारा सिलेबस है, तो चलिए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज VR मीन्ड बाई। यहाँ पर VR का मतलब पूछा गया है। VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। VR होता क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। VR का मतलब होता है वर्चुअल मतलब आभासी, रियलिटी मतलब वास्तविकता। यानी कोई चीज़ वास्तव में तो नहीं है लेकिन आपको इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि आपको लगता है कि वो वास्तव में आपके सामने ही वो चीज़ है, वास्तव में है। इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। जैसे आज की 3D टेक्नोलॉजी है। 3D टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हमारे सामने जिस तरह कोई भी वस्तु वास्तव में दिखाई देती है उसी तरह हमको कंप्यूटर पे दिखाया जाता है उसका 3D रूप। अब 3D क्या होता है, इसके लिए हमको थोड़ा सा चीज़ें समझनी होगी। यहाँ पर आपके सामने एक 2D टेक्नोलॉजी होती है, 3D टेक्नोलॉजी होती है और एक 1D टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हो। 1D का मतलब डी फॉर, देखिए यहाँ पर डी फॉर होता है डायमेंशन, डी फॉर डायमेंशन। तो 2D का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चित्र हमने यहाँ पर बनाया, जैसे ये चित्र बनाया हमने, तो इस चित्र में आपको यहाँ पर इसकी चौड़ाई दिखाई देगी और लंबाई दिखाई देगी। लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर हमको 2 डायमेंशन इसके दिखाई दे रहे हैं। 1D का मतलब जैसे एक लाइन हमने खींचा, एक कोई खंभा आपको दिखाई देता है रोड पे खड़ा हुआ, एक कोई डंडी आपने ले ली, ठीक, चाहे कोई डंडी हो चाहे कोई खंभा हो, नहीं कोई ऐसी चीज़, एक कोई धागा हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिसका हम केवल लंबाई नाप सकते हैं, उसकी चौड़ाई हम नहीं नाप सकते क्योंकि उसकी चौड़ाई इतनी छोटी होती है, उसको हम आसानी से नाप नहीं सकते हैं। या यूँ कहें कि लंबाई की तुलना में वो चौड़ाई उसकी नगण्य होती है। तो वहाँ पर हम उसको 1D टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वहाँ पर हम केवल एक ही डायमेंशन दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पर हम 3 डायमेंशन देख सकते हैं, जैसे इसकी हमने हाइट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और इसकी विड्थ दिखाई दे रही है, और ये हमने एक और इसका बना दिया, इसको बोलते हैं मोटाई मान लीजिए। तो यहाँ पर आपने इसको लेंथ, हाइट और ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब हुआ चौड़ाई, हाइट का मतलब होगा ऊंचाई, एल फॉर लंबाई, लेंथ। तो जिसकी हम लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों चीज़ देख सकते हैं। जैसे आपने कोई पासा देखा होगा, जैसे लूडो का पासा हो गया, या अलमारी आपने देखा होगा, या आपके कमरे का आकार आपने देखा होगा, आपने टीवी देखा होगा, तो इस तरह के मेज आपने देखा होगा। इस तरह की चीज़ें जो वास्तव में आपको चीज़ें होती हैं, अगर इस तरह की चीज़ें आपको कंप्यूटर पे दिखाई जाती है, तीनों तरफ से उसको घुमाकर, उसका लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तीनों चीज़ अगर दिखाई जा रही है तो उसको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, क्योंकि आप ऐसे नॉर्मल टीवी में देखेंगे या कंप्यूटर में देखेंगे तो आपको उसको केवल 2 डायमेंशन ही दिखाई देगा, 3 डायमेंशन आप उसका नहीं देख सकते हो एक साथ। लेकिन अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की मदद से उसके तीनों डायमेंशन हम घुमा कर दिखाया जा रहा है तो
उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम 3D टेक्नोलॉजी। तो वर्चुअल रियलिटी वास्तव में क्या है, 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी वस्तु को हम वास्तविक रूप में दिखाना ही हमारा वर्चुअल रियलिटी कहलाता है। और वास्तव में चीज़ें जो इसमें दिखाई जाती है वो वास्तव में नहीं होती हैं, लेकिन आपको केवल महसूस कराया जाता है, आभास कराया जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आभासी वास्तविकता। वर्चुअल रियलिटी आभासी वास्तविकता एक कृत्रिम वातावरण है जो सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है और उपयोगकर्ता को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि उपयोगकर्ता इसे वास्तविक वातावरण के रूप में स्वीकार करता है। इसका एग्जाम्पल है 3D टेक्नोलॉजी, द डेवलपमेंट ऑफ एन इमेजिन्ड एनवायरनमेंट फॉर ए गेम वगैरह में या कार्टून वगैरह अगर आप देखते हो तो वहाँ पर इसका सबका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। और आजकल जो वर्चुअल रैली वगैरह हो रही है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये आपका वर्चुअल रियलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, FSP फ्यूचर स्किल्स पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय। दोस्तों फ्यूचर स्किल क्या होता है इसके बारे में पहले आपको समझना होगा। फ्यूचर जैसे नाम से पता चल रहा है कि फ्यूचर मतलब भविष्य के, स्किल का मतलब कौशल। भविष्य में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसको सीखने के लिए आपको खास प्रकार के कौशल या स्किल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर हम 10 साल 15 साल पीछे अगर हम देखते हैं और आज को अगर हम देखते हैं तो तब की और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर आपको देखने को मिलता है। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखने के लिए हमने कुछ स्किल्स सीखा होगा। जो स्किल्स हमारे पास 10-15 साल पहले नहीं थी वो स्किल्स हमको आज सीखनी पड़ रही है। इसी तरह आज जो स्किल्स हमने सीख लिया है वो भविष्य में हो सकता है आउटडेटेड हो जाए। यानी हमें फ्यूचर की जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखने के लिए हमें आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपने देखा रोबोट एक टेक्नोलॉजी है, IoT एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, क्लाउड स्टोरेज एक टेक्नोलॉजी है। इस तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजी भविष्य की हैं जिसके बारे में हमें अगर हम आज से नहीं सीखेंगे तो भविष्य में उसके साथ हम नहीं चल सकते हैं। तो उसके लिए सरकार ने उसने कुछ संस्थाएं बनाई हैं। वो संस्थाएं क्या करती हैं, आपको या आज के स्टूडेंट को भविष्य के लिए तैयार करती हैं और स्टूडेंट्स को और इंजीनियर्स को भविष्य के लिए स्किल्स सिखाने में मदद करती हैं, जिससे भविष्य में जो भी टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसमें हम अच्छा कर सकें और उसको हम आसानी से सीख सकें और उस पर नया डेवलप कर सकें, कुछ नया विकसित कर सकें। तो इसके लिए एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं नासकॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अब जैसे इसको नाम से अगर हम देखते हैं तो कह रहा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। कुछ कंपनियों का एक एसोसिएशन है और अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें बहुत सारी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो शामिल हैं। तो इनकी जो स्थापना की गई 1988 में स्थापना की गई, 1988 में। इनका मुख्य काम क्या है कि जो भी हमारे देश में जितने भी IT प्रोफेशनल्स हैं उनकी स्किल्स को डेवलप करना, भविष्य में जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में इनको अपडेट करना कि कैसे आपको इन सब टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है और इस टेक्नोलॉजी के साथ हमें कैसे वर्क करना है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक, तो जो भी टेक्नोलॉजी भविष्य में है आ रही है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसके साथ हम काम करेंगे, ये उसके बारे में बताने। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IMEI। दोस्तों आप मोबाइल चलाते हो तो आपका जो डिवाइस है, स्मार्टफोन जो आपका है, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान की जाती है, जिससे क्या होता है कि आपका डिवाइस अगर कहीं पर हो जाता है तो उसको ढूंढने में मदद मिलती है। तो IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये 15 डिजिट का एक नंबर होता है, ठीक, और आपके मोबाइल की एक पहचान होती है। हु मेक्स कंप्यूटर वायरस। दोस्तों वायरस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे आपके शरीर में वायरस आकर आपके शरीर की गतिविधियों को डैमेज कर देता है,
आपके शरीर ठीक से कार्य नहीं कर पाता है, उसी तरह कंप्यूटर में भी एक ख़ास प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में अगर आ जाता है किसी माध्यम से, चाहे तो ईमेल के माध्यम से आएगा, चाहे आपके पेन ड्राइव के माध्यम से, या किसी आपके मित्र के कंप्यूटर के माध्यम से, कहीं से भी अगर आपके मोबाइल में आ जाता है, ये खासकर अधिकतर इंटरनेट से या किसी दूसरे कंप्यूटर से अगर आप कनेक्ट होते हो नेटवर्क के माध्यम से, और उसकी फ़ाइल को अगर आप खोलते हो या डाउनलोड करते हो तो वहाँ से अधिकतर ये आता है। और आपके कंप्यूटर में जो फाइलें हैं उसमें ये गलत, उसमें ये ऐसा प्रोग्राम स्टोर कर देता है जिससे आपका जो प्रोग्राम होता है, जो फाइल होती है, वो करप्ट हो जाती है या काम करना बंद कर देती है। ठीक, तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में समझते हैं। वायरस, तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल का मतलब होता है वांछित, इंफॉर्मेशन सूचना, रिसोर्सेज वो स्रोत जहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, और अंडर सीज मतलब उसको बंद कर दिया गया है। अब जो आपका कंप्यूटर होता है किसी न किसी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से हैंडल किया जाता है। कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं सब इंस्ट्रक्शन के माध्यम से किए जाते हैं। तो कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है, अगर वो इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड होते रहेंगे तो कंप्यूटर आपका काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको जो इंस्ट्रक्शंस, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, उसको अगर आप रोक देंगे या जहाँ से इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है उस स्रोत को सीज कर देंगे, सीज का मतलब उसको बंद कर देंगे किसी भी तरीके से, तो उस रिसोर्स से इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को मिलना बंद हो जाएगी। जब इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को मिलना बंद हो जाएगी तो कंप्यूटर आपका काम करना बंद कर देगा। तो वायरस एक ऐसा छोटा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसको डिस्टर्ब कर देता है। जब डिस्टर्ब कर देता है तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। इज़ ए टाइप ऑफ मेलवेयर। मेलवेयर का मतलब यानी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका उद्देश्य ही होता है गलत तरीके से परफॉर्म करना। कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को या तो इतनी ज़्यादा कॉपी कर देना कि कंप्यूटर उसको रीड ना कर सके, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेट करना, या कंप्यूटर के किसी भी इंस्ट्रक्शंस को नष्ट कर देना जिससे कंप्यूटर उसको रीड ना करे। तो कई तरीके से ये गलत एक्टिविटीज़ करता है, इसको बोलते हैं मेलवेयर। तो बहुत सारे मेलवेयर होते हैं, तो वायरस भी एक तरीके से मेलवेयर का ही एक एग्जाम्पल है। दैट अटैक्स टू अनदर प्रोग्राम लाइक अ डॉक्यूमेंट विच कैन रेप्लिकेट एंड स्प्रेड आफ्टर अ पर्सन फर्स्ट टाइम। अगर आप कंप्यूटर में, वायरस कंप्यूटर में आ गया है और उसको आप पहली बार जैसे ही रन करते हो तुरंत से वो अपनी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है, या तो अपने को रेप्लिकेट कर देता है यानी अपने आप को इतनी मल्टीप्लाई कर देता है कि कंप्यूटर आपके इन्फॉर्मेशन को पढ़ नहीं पढ़ पाता है, या उसको स्प्रेड कर देता है, इसकी इतनी ज़्यादा कॉपी बना देता है कि कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन से केवल रीड करता रहता है और कोई काम नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं, जैसे 4K, ABC, ब्रेन, क्रीपर, बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, माइडोम, वेल। ठीक, ये आपके वायरस है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक, अब यहाँ से आपको मिलता है, आप ईमेल के माध्यम से आपको वायरस मिल सकता है, या किसी ऐसी फाइल को आपने खोल दिया इसको आप नहीं जानते हो, तो जैसे ही खोलेंगे अगर उसमें वायरस से इन्फेक्टेड फाइल है तो वो भी आप कंप्यूटर में आ जाती है। ये आपके सिस्टम को वायरसेस आर हार्मफुल एंड डिस्ट्रॉय डेटा स्लो डाउन सिस्टम। आपके सिस्टम के लिए हानिकारक तो है ही है, और क्या करता है, ये आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिस्टम में जो भी डेटा आपके पास है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देता है। कंप्यूटर आपका धीमे वर्क करता है। किस तरीके करता है, हमने बताया कि कंप्यूटर के जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको या तो डिलीट कर देता है या तो उसकी इतनी कॉपी क्रिएट कर देता है कि सिस्टम उसको रीड नहीं कर पाता है। ठीक, चलिए, तो कंप्यूटर, जाहिर सी बात है, अगर एक प्रोग्राम है तो कौन बनाएगा उसको, ह्यूमन बनाता है। कौन बनाता है, ह्यूमन। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम को कौन बनाएगा, ह्यूमन बनाएगा। ह्यूमन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सूचना प्रणाली। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कई सारी चीज़ों को आपस में नेटवर्किंग कर देना।
यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। अब थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। उसमें आपका स्मार्टफोन आ सकता है, उसमें आपका कंप्यूटर आ सकता है, उसमें आपके घर के इक्विपमेंट जैसे रिस्ट वॉच आपकी हो गई, टीवी आपका हो गया, वेब कैम आपका हो गया, या कैमरा आपका हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, कार हो गया। जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं जिसका आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो, उनको सबको इंटरनेट के माध्यम से आपस में कनेक्ट कराना और सबको किसी न किसी इक्विपमेंट के माध्यम से कमांड देकर कार्य करवाना ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है या भविष्य में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी आने वाली है, जिसमें क्या होता है किसी एक डिवाइस के माध्यम से हम किसी दूसरे डिवाइस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल से आपकी टीवी को हैंडल करना, आपके मोबाइल से आपकी कार को हैंडल करना, आपके मोबाइल से आपके रिस्ट वॉच को हैंडल करना, आपके मोबाइल से आपके फ़ैन को हैंडल करना, रेफ्रिजरेटर को हैंडल करना, एयर कंडीशन को हैंडल करना। तो किसी एक डिवाइस में इस प्रकार की नेटवर्किंग की जाए इंटरनेट के माध्यम से कि उसको आसानी से कहीं पर भी आप बैठकर हैंडल कर सकते हो। ठीक, आप अपने घर पे कैमरा लगाकर दूर कहीं पर भी बैठ के पूरे घर की गतिविधि देख सकते हो कैमरे के माध्यम से। अपने बिजनेस में कैमरा लगाकर आप कहीं दूर बैठकर अपने बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। ठीक, तो यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का में सूचना प्रणाली को दूरस्थ रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा नहीं किया जाता है, तो दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जाता है, नहीं किया जाता है तो यहाँ पर गलत होगा। एक्सेस मतलब उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, दूरस्थ रूप से यानी किसी इक्विपमेंट को हम दूर बैठकर यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस करना। ठीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक वस्तुओं के नेटवर्क का वर्णन करता है। चीज़ें जो इंटरनेट पर अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के उद्देश्य से सेंसर, सॉफ्टवेयर तथा अन्य तकनीकों से जुड़ी हुई, यानी आपस में इन चीज़ों को जोड़कर सेंसर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपस में उसको हैंडल करना, कई चीज़ों को आपस में इस तरह से हैंडल किया जाना ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। अब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखेंगे कि आपका मोबाइल है, इससे आपका कैमरा कनेक्ट है, लाइट कनेक्ट है ना, ये मशीन जैसे मिक्सर ये भी कनेक्ट है, आपका ये कनेक्ट है, ये तो हर चीज़ ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपका देखिए टीवी है आपका, है ना, ये फ़ैन है, ये सारी चीज़ें आपकी, वीडियो कैम है, वॉच है, ये सारी चीज़ देखिए आपका कनेक्ट है एक जगह पे। और इसको आप किससे हैंडल कर रहे हो? अपने मोबाइल से हैंडल कर सकते हो, है ना। अपने मोबाइल से आप अपने बल्ब को भी हैंडल कर रहे हो, कैमरे को हैंडल कर रहे हो, है ना, वीडियो गेम, ये सारी चीज़ें देखिए आपको दिखाई दे रही, रेफ्रिजरेटर। तो इनको सबको आपस में किसी एक डिवाइस के माध्यम से हैंडल करना, आपस में कनेक्ट करा के ही IoT कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो RPA का फुल फॉर्म है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर तकनीकी है जो रोबोटों का निर्माण, तैनाती और प्रबंधन करना आसान बनाती है। रोबोट आप जानते हैं, रोबोट में कुछ प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं, फिर रोबोट अपने हिसाब से उन प्रोग्राम के आधार पर चीज़ों को समझता है और ऑटोमेटिक वर्क करता है। आपका रोबोट टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल सिस्टम और सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत करने वाले मानव कार्यों का अनुकरण करते हैं। रोबोट भी मनुष्य की तरह ही सभी कार्य को कर सकते हैं। जैसे मनुष्य सारे काम करता है उस तरह रोबोट भी कर सकता है। रोबोट में प्रोग्राम डाल दिया जाता है, उस प्रोग्राम के आधार पर वो चीज़ों को समझता है, सिचुएशन को रीड करके, और जो भी सॉफ्टवेयर पड़े हैं उसके आधार पर वो वर्क को आगे करता है। अगला क्वेश्चन है IRCTC इज अ, तो IRCTC क्या है दोस्तों? IRCTC वास्तव में एक संस्था है जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, जिसका अपना एक पोर्टल है। उस पोर्टल के माध्यम से हम कई सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं, जैसे कैटरिंग की सुविधा आपको मिलती है। अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो आपको खाने पीने की सुविधा दिलाता है। रेलवे टिकट बुक करने की सुविधा आपको मिलती है, कहीं पर होटल बुक करने की सुविधा मिलती है, और बहुत सारी सुविधाएं रेलवे प्रोवाइड करवाता है। तो उसका एक अपना एक संस्था है जिसका एक पोर्टल है, जिसको IRCTC के नाम से आया जाता है, और भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है।
इसका काम होता है रेलवे की सर्विस प्रोवाइड करना। तो रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है IRCTC। क्या है? रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। अब इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे प्लास्टिक मनी क्या होता है। इसको प्लास्टिक मनी का मतलब होता है कि प्लास्टिक का जैसे आप कार्ड इस्तेमाल करते हो, जैसे ATM इस्तेमाल करते हो, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, है ना, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, तो ये एक तरीके से आपका प्लास्टिक मनी कहलाता है, जिसके द्वारा हम पैसे निकाल सकते हैं और किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो प्लास्टिक मनी में रिफर टू यूज़ द प्लास्टिक कार्ड लाइक डेबिट कार्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ATM या डेबिट कार्ड में क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आप उसका निकाल सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तब भी आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो बैंक आपको एक लिमिट देता है कि उस लिमिट तक आप पैसे निकाल सकते हो, और जितना पैसा आप निकालोगे उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला है ई-वॉलेट। क्या होता है? ई-वॉलेट आपने स्मार्टफोन के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो बहुत सारी कंपनियां हैं वो आपको एक ई-वॉलेट की सुविधा देती हैं। इससे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की सुविधा प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर्स द यूज़र एक्टिविटीज़ ऑन द इंटरनेट एंड कंडक्ट्स इस इंफॉर्मेशन टू समवेयर एल्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंटरनेट पर आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है, देखती है, और आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसको किसी थर्ड पर्सन तक पहुंचाने का काम करती है। तो इसको बोलते हैं स्पाईवेयर। क्या बोलेंगे इसको? स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या होता है? ये हमारी एक्टिविटीज़ को इंटरनेट पर मॉनिटर करती है और इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पर्सन को पहुंचाने का काम करती है। तो मेलवेयर कुछ ऐसे प्रोग्राम के समूह होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आके आपके कंप्यूटर की गतिविधियों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपका कंप्यूटर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको या तो करप्ट कर देते हैं, या तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड हो रही हैं आपके कंप्यूटरों को, उसको वो डिलीट कर देते हैं, जिससे कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। तो ये मेलवेयर क्या होता है? दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपके कंप्यूटर में डाले गए प्रोग्राम्स होते हैं जिनका उद्देश्य होता है आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। तो वायरसेस, वॉर्म्स और स्पाईवेयर सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो स्पाईवेयर आपका एक तरीके से मेलवेयर ही है। स्पाईवेयर एक तरीके से आपका क्या है? मेलवेयर है। ठीक, एडवेयर क्या होता है? जब कंप्यूटर में काम करते हो तो आपने देखा होगा बहुत तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपके कंप्यूटर में आते हैं, और उन एडवर्टाइजमेंट को अगर आप टच करते हो तो कहीं ना कहीं वो ऐसे प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, इससे आप कंप्यूटर ठीक से कार्य करना बंद कर देता है। या ये ऐसे वायरस आपके में डाल सकते हैं, या ऐसे स्पाईवेयर प्रोग्राम डाल सकते हैं जो आपकी सूचनाओं किसी थर्ड पर्सन को पहुंचा रहे हैं, या वायरस डाल सकते हैं जो आपकी कंप्यूटर के प्रोग्राम को वो डैमेज कर सकते हैं, या आपके सिस्टम को इस तरह से हैकिंग कर लेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हो वो काम कर कुछ और रहे हो और थर्ड पर्सन तक किसी दूसरे फॉर्म में वो काम पहुंचेगा, यानी आपके द्वारा किए गए गतिविधियों को गलत तरीके से दूसरे तक वो पहुंचाता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था कि थर्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला कौन सा होता है? वो स्पाईवेयर होता है। ठीक, मिनिमम हाउ मेनी कॉपीज ऑफ लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिंटेड टू एनेबल द कोलेट। देखिए कोलेट ऑप्शन, जब आप कंप्यूटर में प्रिंट करते हो तो अगर एक साथ हमने कई सारे पेज प्रिंट करते हैं, एक साथ कई सारे पेज प्रिंट करते हैं, उसकी अगर हम कई कॉपी निकालना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 पेज प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज दैट आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 पेज हम तक प्रिंट करना चाहते हैं, और उसकी हम 5-5 कॉपी चाहते हैं कि सबकी 5-5 कॉपी आ जाए। तो अगर आप नॉर्मली अगर आप करेंगे कोलेट ऑप्शन पर क्लिक नहीं करते हैं सपोज दैट, तो वो क्या करेगा, वो पहले पेज नंबर 1 की 5 कॉपी निकाल देगा, पेज नंबर 1 की 1 2 3 4 5 कॉपी ऐसे निकाल देगा, फिर पेज नंबर 2 की 5 कॉपी निकालेगा, फिर पेज नंबर, इसी तरह हर पेज की अलग अलग कॉपी वो निकालता चला जाएगा।
लेकिन अगर आप उसको कोलेट ऑप्शन पे सेट कर देंगे तो क्या करेगा, अब 10 पेज उसको निकालना है तो पहले 1 से लेकर 10 तक की एक कॉपी निकाल देगा, फिर उसके बाद फिर 1 से लेकर 10 तक की दूसरी कॉपी निकाल देगा। तो जिससे क्या होगा, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रहता है, आपको एक सेट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बना बनाया सेट अपने आप आ जाता है। ठीक, तो इसे पूछा गया है कि अगर मिनिमम कितनी कॉपीज़ रहेंगी तब आप कोलेट ऑप्शन को चूज़ करेंगे, तो कम से कम 2 कॉपी होगी तब आप कोलेट ऑप्शन, जैसे 1 से 5 तक की आपने 2 कॉपी आपने कर दिया कि 2 कॉपी हमें चाहिए, तो पहले 1 से लेकर 5 तक एक निकाल देगा, फिर 1 से लेकर 5 तक दोबारा निकाल देगा 2 कॉपी। तो कम से कम 2 कॉपी आप उसको देंगे तब जाके वो कोलेट ऑप्शन को इनेबल करता है, नहीं तो क्योंकि एक कॉपी में कोई कोलेट ऑप्शन का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर ये देखिए कोलेट ऑप्शन पे टिक है, और कोलेट ऑप्शन पे हम टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 पहले कॉपी निकाल लेगा, फिर 1 2 3, ठीक, इस तरह जितनी भी यहाँ पर कॉपी होंगी सबकी इस तरह करके निकालता जाएगा। लेकिन अगर हम अब इसमें देखिए कोलेट ऑप्शन आपका क्लिक नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पहले 1 की सारी कॉपी निकाल देगा, फिर 2 की निकालेगा, फिर 3 की निकालेगा, इस तरह करेगा। ठीक, इसमें क्या होगा, एक सेट फिर आपको फिर सेट दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक, जबकि कोलेट में क्या होता है, बना बनाया सेट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत उसमें नहीं करनी पड़ती है। Collate means that when printing more than one copy of a multiple page document, the copies will print all pages of each copy before printing the second. अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नॉन न्यूमेरिक कंटेंट्स किस अलाइनमेंट में होते हैं। तो दोस्तों जब आप लिब्रे कैल्क में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क करते हैं तो उसमें जब सेल में कोई मैटर लिखते हैं तो मैटर हम नंबर के रूप में लिख सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक लिख सकते हैं, या टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं, या फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम नंबर के रूप में लिखते हैं तो हमेशा आप राइट अलाइनमेंट से लिखते हो, नंबर लिखेंगे तो राइट अलाइनमेंट से लिखेगा। इसी तरह टेक्स्ट अगर लिखेंगे तो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट से आएगा, और कोई फार्मूला लिखेंगे तो हमेशा आपका राइट अलाइनमेंट से आएगा। इसमें कहा गया है नॉन न्यूमेरिक, तो नॉन न्यूमेरिक में आपका क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। न्यूमेरिक अगर होता है तो राइट अलाइनमेंट होता है, नॉन न्यूमेरिक होता है यानी टेक्स्ट होता है तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में आता है। और फार्मूला आपका न्यूमेरिक ही माना जाता है, फार्मूला आपका न्यूमेरिक ही माना जाता है। ठीक, इसलिए फार्मूला और नंबर हमेशा राइट साइड से आते हैं इसी सेल में। और अगर नॉन न्यूमेरिक लिखते हैं यानी जिसको हम टेक्स्ट बोलते हैं या करेक्टर बोलेंगे तो आपका हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट से आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा गया, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय 2 मैथमेटिशियन थे जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी के थे, सिल्वानिया यूनिवर्सिटी इसका नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम था सिल्वानिया यूनिवर्सिटी, पी साइलेंट रहेगा इसमें। तो सिल्वानिया यूनिवर्सिटी में 2 मैथमेटिशियन थे, इनका नाम है मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है जॉन मैचुली और JP एकार्ट, जे पेरेस्पर एकार्ट। इन्होंने एक मशीन बनाई, इसका नाम था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका मुख्य काम क्या था, छोटा मोटा कैलकुलेशन करना था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। अच्छा, इसको फर्स्ट मशीन इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्योंकि फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मशीन पहली बार इस्तेमाल की गई। इसके पहले जो भी मशीन इस्तेमाल की जाती थी, कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता था, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुआ करता था, यानी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। लेकिन पहली बार जब ENIAC मशीन बनाई गई तो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक थी, इसलिए ये फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर अगर पूछे तो आप फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर क्या बताएंगे, फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर आपका ENIAC था। फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म आपको लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कहीं कहीं कैलकुलेटर भी रहता है, कंप्यूटर भी रहता है, एक ही चीज़ है। ठीक, तो फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान इसका मैन्युफैक्चरिंग की गई, और जॉन मैचुली और JP एकार्ट के द्वारा, जो सिल्वानिया यूनिवर्सिटी के थे, अमेरिका के थे, यूनाइटेड स्टेट के थे। कंप्लीट हुई है 1946 में। अगला FTP हेल्प्स यूजर्स टू ट्रांसफर फाइल। FTP एक प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल अगर आप
दो कंप्यूटर को आपस में अगर आपने कनेक्ट किया है तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अगर आपको कोई भी फाइल पहुंचानी है तो उसके लिए कुछ नियम और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्हीं नियम और प्रक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल। A protocol is a set of rules and guidelines for communicating data. Rules are defined for each step and process during communication between two or more computer networks. ठीक, दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में हम जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसके बीच में हम जो नियम फॉलो करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल बोलेंगे। ठीक, हैव टू फॉलो दीज रूल्स टू सक्सेसफुली ट्रांसमिट डेटा। डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो नियम फॉलो किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है आपकी फाइल को ट्रांसफ़र करता है। ये स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम ए सर्वर टू क्लाइंट ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क पे फाइल को डाउनलोड करने के लिए सर्वर से आपके क्लाइंट तक फाइल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक, शॉर्टकट कीज फॉर स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। दोस्तों जो आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्लाइडें होती हैं, तो किसी खास स्लाइड से अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप F5 दबाओगे तो आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, यानी बिगनिंग से, पहली स्लाइड से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो स्लाइड नंबर पहली को छोड़कर किसी दूसरी, जैसे तीसरी हो गई, चौथी हो गई, जिस स्लाइड पर करंट समय पे आप मौजूद हो उससे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको Shift+F5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, तो F5 से स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग यानी पहली स्लाइड से आपका स्टार्ट होगा। Shift+F5 से करंट स्लाइड से स्टार्ट होगा। Alt+F5 करेंगे तो करंट विंडो अगर जो आप खोले हुए हैं उसको रिस्टोर कर देता है, और Ctrl+F5 करेंगे तो करंट फाइल जो खुली हुई है उसको रिस्टोर कर दे। विंडो फाइल में अंतर है, एक विंडो में कई सारी फाइलें आप खोल सकते हो। प्रत्येक फाइल को अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो Ctrl+F5 दबाना पड़ेगा, पूरी विंडो को रिस्टोर करना चाहते हैं तो Alt+F5 आपको दबाना पड़ेगा। ठीक, चलिए निम्न में से किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई कंपनी मालिक होती है, और जो वो कंपनी या वो व्यक्ति चाहेगा वही उसमें आप काम कर सकते हो, और हर व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं दिया जाता है। लाइसेंस आपको दिया जाएगा, लेकिन लाइसेंस आपको एक लिमिटेड दिया जाएगा, लिमिटेड काम करने के लिए उसमें आपको लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको अनलिमिटेड अधिकार होते हैं, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, लाइसेंस भी आपको दिया जाता है, आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, किसी व्यक्ति को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। लेकिन प्रोप्राइटरी में ऐसा नहीं होता है, आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। किसी को आप फ्री ऑफ कास्ट दे नहीं सकते हो, उसको सप्लाई नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, और अपने आप उसमें कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते हो। तो इसमें दोनों में कुछ अंतर है, उसको आप पहले समझ लीजिए। जैसे पहला अंतर है लाइसेंसिंग का अंतर है। आपको लाइसेंस तो दिया जाएगा दोनों में, लेकिन ओपन सोर्स में क्या होता है, लाइसेंसी भी आप होगे और आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन भी उसमें कर सकते हो और प्रोडक्ट को शेयर भी कर सकते हो। लेकिन प्रोप्राइटरी में क्या होता है, लाइसेंसी आप जरूर होगे लेकिन आप उसकी कोई कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं और प्रोडक्ट को शेयर भी नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी कास्ट की बात करते हैं तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कास्ट होता है, आसानी से आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी पैसे आपसे इसमें नहीं लिए जाते हैं। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए क्या होता है, आपको बाकायदा लाइसेंस के लिए फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, जैसे पाइथन, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माईसीक्वल और लाइनक्स, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इसमें। ठीक, और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है, फोटोशॉप, विंडो, iOS, iTunes, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। ये सब आपको लाइसेंस मिलेंगे लेकिन फ्री ऑफ कास्ट नहीं मिलेंगे। और एडिशन की बात अगर करते हैं तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आसानी से आप इसका अपडेट कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। कम्युनिटी ऑफ कंट्रीब्यूटर्स विद द रेंज ऑफ एक्सपर्टाइज कैन कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, द वेंडर ही केवल का, वेंडर का मतलब जो इसका वास्तविक मालिक होता है ना, जो कंपनी होती है जिसने इसको बनाया है उस सॉफ्टवेयर को, केवल वही चेंज करने का अधिकार उसको होता है। द वेंडर इज द कंप्लीट चार्ज ऑफ द अपडेट साइकिल एंड डेवलपिंग न्यू फीचर्स।
तो कभी कभी आपने देखा होगा मोबाइल में नए फीचर्स अपडेट करने के लिए आते हैं, तो हमेशा अपने हिसाब से आप नहीं अपडेट कर सकते हो, जब कंपनी अपडेशन देगी तभी आप कर सकते हो। तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक। तो इसमें दिन में से किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में जब इंटरनेट पहली बार स्टार्ट किया गया तो किस कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया। दोस्तों सबसे पहले भारत में जब इंटरनेट स्टार्ट किया गया तो उसके लिए BSNL कंपनी का इस्तेमाल किया गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बाद में फिर भारत संचार निगम लिमिटेड आई, MTNL आई और बहुत सारी कंपनियाँ बाद में आई। तो पहली कंपनी का अगर अब जो BSNL है ये टाटा कंपनी, आपकी BSNL को टाटा कंपनी ने खरीद लिया है, अब इसका इस्तेमाल टाटा कंपनी करती है। विदेश संचार निगम लिमिटेड ऑन इसको कब लॉन्च की गई, 15 अगस्त 1995 में कंपनी लॉन्च की गई, ठीक। और उसके बाद कई सारी कंपनियाँ जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड आए, महानगरीय टेलीफोन निगम लिमिटेड आए, है बहुत सारी कंपनियाँ। तो पहले सबसे पहले जब स्टार्ट किया गया इंटरनेट भारत में तो विदेश संचार निगम लिमिटेड थी। BSNL का पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड MTNL का फॉर्म है, और BSNL का फॉर्म विदेश संचार निगम लिमिटेड। और इसको कब लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया, ठीक। बाद में इसका नाम टाटा हो गया, ठीक। चलिए, लेफ्ट साइड में लिखे शब्द को मिटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम जहाँ पर हमारा कर्सर है उसके लेफ्ट साइड अगर हम कोई मैटर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, और राइट साइड के लिए हम डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो डिलीट का इस्तेमाल रिमूव द राइट साइड, अगर राइट साइड अगर कर्सर के राइट साइड मिटाना है तो डिलीट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक स्पेस कर्सर के लेफ्ट साइड मिटाने के लिए करते हैं। और इंसर्ट की होती है, इसका काम क्या होता है कि अगर हम इंसर्ट की दबा देंगे तो जहाँ पर आप कर्सर है वहाँ से अगर हम कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो आगे आने वाले लेफ्ट साइड वाले, आगे राइट साइड वाले जो भी कैरेक्टर आएगा उसको वो ओवर राइट करता चलेगा, यानी उसको डिलीट करता चलेगा और नई चीज़ें लिखता चलेगा। इसको बोलते हैं ओवर राइट करना। क्या करते हैं इसको, ओवर राइट। तो इंसर्ट क्या करता है, ओवर राइट करता है, यानी टेक्स्ट दैट प्रेजेंट इन द करंट लोकेशन। मान लीजिए कर्सर यहाँ पर है, अब अगर हम इंसर्ट की हमने ऑन कर दिया है और कुछ भी लिखेंगे तो इसके आने वाला V गायब हो जाएगा और इसकी जगह जो भी अक्षर आपने लिखा वो कैरेक्टर आ जाएगा, फिर उसके बाद E गायब हो जाएगा। इस तरह राइट साइड वाला मैटर इसका गायब होता चला जाएगा और नया मैटर आपका इसमें दिखता चला जाएगा। ये आपका इंसर्ट की होता है। और स्पेस बटन आप जानते ही हैं, दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेफ्ट साइड में करने के लिए बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये इसका आंसर होगा। TIFF का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इज इमेज फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग रास्टर ग्राफिक इमेज। पहला क्वेश्चन, ए सेट ऑफ कमांड दैट यूज टू ऑटोमेट टास्क। इसमें ऐसे प्रोग्राम का नाम पूछा गया है कि जिसमें कुछ कमांड्स पहले से स्टोर रहते हैं, वो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। तो इसमें एक बॉट के नाम से एक प्रोग्राम है जिसको हम रोबोट भी कह सकते हैं। तो रोबोट में जैसे क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स हम पहले से स्टोर रहते हैं, हम जैसे ही कमांड देते हैं वो ऑटोमेटिक एक के बाद एक काम ऑटोमेटिक करते चले जाते हैं। आपसे बार बार ह्यूमन इंटरफेस की आवश्यकता बार बार उसमें नहीं पड़ती है। तो इसी तरह बॉट क्या होता है, कुछ प्रोग्राम के समूह, कुछ कमांड के समूह होते हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है बॉट, अ बॉट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ रोबोट, इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और स्क्रिप्ट दैट परफॉर्म ऑटोमेटेड टास्क ऑन कमांड, ठीक। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो क्या कहता है, ऑटोमेटिक जो कमांड पहले से स्टोर किए गए हैं उस टास्क को करता है। और बैड बॉट्स जो होते हैं वो मलेशियस टास्क करते हैं। मलेशियस मतलब कि ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर में गलत तरीके से कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर में कोई भी काम हो रहा है तो उसको वो अगर इंटरप्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बैड बॉट्स। कुकीज़
कुकीज़ आर फाइल्स क्रिएटेड बाय वेबसाइट्स यू विजिट। अगर आप कंप्यूटर में कोई वेबसाइट देखते हो तो आप देखते होंगे कि जो भी आपने पिछला काम किया है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, और बाद में अगर वही काम आप करना चाहते हो तो आपको बार बार उस वेबसाइट टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः ही आपको दे देता है। यानी आपके करंट समय पे किए जाने वाले कार्य को वो स्टोर रखता है थोड़ी समय के लिए, जिससे आपको बार बार वो फाइल खोलनी ना पड़े, तुरंत स्वतः आपकी फाइल ऑटोमेटिक आपको उसका लिंक मिल जाए। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी इसका फॉर्म होता है। दोस्तों, जब हम नेटवर्किंग करते हैं, जब हम कुछ कंप्यूटर को या कुछ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, तो उसके लिए हमको नेटवर्किंग की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपस में डिवाइसेस को जोड़ना पड़ता है। अब जोड़ने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप केबल का इस्तेमाल करेंगे यानी वायर का इस्तेमाल करेंगे, या हम बेतार तकनीक का वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेतार तकनीक को हम बोलते हैं वायरलेस। क्या बोलेंगे? वायरलेस। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उसमें से एक वायरलेस वाईफाई भी एक टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म था वायरलेस फिडेलिटी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में और भी टेक्नोलॉजी होती हैं, जैसे वाईफाई तो है ही है, दूसरा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट एक टेक्नोलॉजी है, और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, रेडियो एक्टिव वेव्स एक टेक्नोलॉजी है। ठीक, तो कई माध्यम से हम कर सकते हैं, तो उसमें वाईफाई भी एक टेक्नोलॉजी है। तो कंप्यूटर को आपस में या कई डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक बेतार तकनीक भी होती है, और वाईफाई बेतार तकनीक का ही एक उदाहरण है। ठीक, अब बेतार तकनीक को हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। और केबल वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया। ठीक, वाईफाई इज ए वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डिवाइस सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप एंड मोबाइल फोन्स। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस सीरीज का। प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, अगर आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो अगर उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हम एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए। और कंट्रोल एस से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। एंड से हम किसी प्रेजेंटेशन में हैं तो अगर कई सारी स्लाइडें हैं तो पहली स्लाइड तक पहुंचने के लिए होम का इस्तेमाल करते हैं, लास्ट स्लाइड तक पहुंचने के लिए हम एंड बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बटन, होम बटन का और भी इस्तेमाल है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी लाइन पर हैं, कर्सर हमारा यहाँ पर है, तो लाइन के स्टार्ट में जाने के लिए होम बटन का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में जाने के लिए हम एंड बटन का इस्तेमाल करेंगे। और कंट्रोल प्लस होम से अगर हमारे पास या कई सारे पेजेस हैं तो पहले पेज पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट पेज पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका अलग अलग यूज है, लेकिन नॉर्मली हम एंड और होम का इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे, एंड से गो टू द लास्ट स्लाइड, होम से गो टू द फर्स्ट स्लाइड, और एस्केप बटन से हम प्रेजेंटेशन क्लोज करते हैं, एग्जिट करते हैं। तो चलिए, हमारे आज की सीरीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं फिर हम। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में है और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में उस प्रश्न को ज़रूर लिख दीजिए, और अगली वीडियो में आपके प्रश्न का हल अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।